अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर फजल रहमान होम्योपैथ आपकी खिदमत में हाजिर है आज के लेक्चर के साथ। और आज हम एक बीमारी पर बात करेंगे जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा अब बढ़ती जा रही है, जिसका ताल्लुक जहनी बीमारियों से है। और इसे जो है आम तौर पर ऑटिज़म का नाम दिया जाता है। जो इसका पूरा नाम है वो हम उसको ये कह सकते हैं कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसे हम ASD भी कहते हैं। ये इसको पूरी तरह से समझने के लिए हम आज के इस लेक्चर में कुछ बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है और क्यों होती है बीमारी बच्चों में। और बच्चे बेचारे जो इस माजूर की वजह से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट, एक तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं वालिदैन के ऊपर, और वालिदैन भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इस बीमारी से। और इसका कोई इलाज अभी तक एलोपैथिक साइंस में नहीं है ऑटिज़म का। बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जिसके ज़रिए से इसको कवर करने की कोशिश की जाती है, इनकी कुछ सिम्टम को सही करने की कोशिश की जाती है, बच्चों को सिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज नहीं होती हैं बच्चों पर, और काफ़ी इस वजह से लोग बहुत सारे परेशान हैं। तो मैंने सोचा चलें इसकी आगाही के लिए कुछ थोड़ी सी बात करूँ। ऑटिज़म बुनियादी तौर पर ऐसा है कि आप यूँ कह सकते हैं कि जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें उनके बोलने की, उनके सोचने की, उनके दूसरों से रब्ता कायम करने की जो सलाहियत होती है, इस बीमारी में वो मुतासिर हो जाती है। और हम जो है ये कह सकते हैं कि ऑटिज़म जो है ऐसे बच्चे जो वो अपने जज्बात का, अपने एहसासात का, इस चीज़ का इजहार नहीं कर पाते, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं। और इसके साथ साथ अमेरिका के अंदर या बड़ी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये इस बीमारी का रुझान बढ़ रहा है। हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो है ये बीमारी जो है बच्चों में ज़्यादा हो रही है। यानी पहले तो सिर्फ हम देखते थे कि कुछ हाइपर एक्टिव बच्चे नजर आ जाते थे, बहुत ज़्यादा तेज़ वाले ADHD बच्चे थे, स्लो लर्नर थे, लेकिन अब जो है वो ऑटिस्टिक बच्चों की जो है वो भी बहुत ज़्यादा शिनाख्त हो रही है और बहुत ज़्यादा वो सामने आ रहे हैं। अब इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं, आइए हम इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि आखिर बच्चों में ऐसा क्यों होता है। आमतौर पे हम ऑटिस्टिक बच्चों को देखते हैं तो उनकी जो अलामात हमें समझ में आती हैं वो कुछ इस तरह की होती है कि आम बच्चा जो है वो बचपन ही में, छोटी सी उम्र में ही वो इस चीज़ का शिकार हो जाता है। और वो करता क्या है, जैसे अपने आप में गुम रहना, किसी की बात नहीं सुन पाता। एक उसके बाद ऐसा भी होता है कि उसकी जो हरकत और सनरात होती हैं वो उसकी ज़ुबान या उसकी बॉडी लैंग्वेज से मिलती जुलती नहीं होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के हरकत वो करता है। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि उनकी जो ज़हनी नशोनुमा होती है उसमें उन्हें प्रॉब्लम होती है। जिस्मानी नशोनुमा तो खैर बेहतर होती है काफ़ी, लेकिन ज़हनी तौर पर ये लोग बिल्कुल ही, यानी ऐसा होता है, डिपेंडेंट होते हैं वालिदैन के ऊपर। और बोल चाल में, अपनी बात समझाने में, समझने में, ये सब उन्हें मुश्किलात होती हैं। उनके जो रवैये होते हैं, उनके जो तख़य्युलात होते हैं उनके जहन के, वो बिल्कुल ही अलग किस्म के होते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों को अगर आप देखेंगे तो उनमें से कोई बच्चा अपने आप में मगन होगा, कोई एक ही बात को बार बार दोहरा रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे परिंदे पर उड़ाते हैं तो वो उड़ने की सी एक्टिंग कर रहा होता है। आप अगर ऑटिस्टिक बच्चे को अपने पास बुलाते हैं तो वो आपके पास नहीं आएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वालिदैन से बहुत ज़्यादा डरते हैं, यानी दूसरे लोग पर चले जाएंगे लेकिन वालिदैन के पास नहीं जाते, ये उनकी एक अलामत ये भी होती है। कुछ बच्चे छूने से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे को अगर आप छूते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रोता भी है, चीख भी मार सकता है, और इसके साथ साथ घबराहट का शिकार भी हो सकता है। ऑटिस्टिक बच्चों में जो है हम ये देखते हैं जो जहनी मारूज़ी होती है, वो बोलने में रुकावट, समझने में रुकावट, नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं उसमें दिलचस्पी लेने में रुकावट, बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी इसके अंदर जो है वो बच्चों के अंदर सलाहियत जो सीखने की है वो ख़त्म हो जाती है, और बच्चों के अंदर जो है वो नॉर्मल बच्चों की तरह जो बिहेव होता है वो नहीं होता। आमतौर पर डॉक्टर तो ऑटिज़म को एक ही आमतौर पर कहते हैं, बट इसकी 2-3 किस्में हैं ऐसी हैं कि सख्त जो बिल्कुल ही ज़्यादा बच्चे इसका शिकार होते हैं, जो पूरा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कह सकते हैं, या फिर यूँ समझ लें कि पूरा ATS है पूरा। तो उसमें ये मुकम्मल तौर पर बच्चे जो इस डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, यानी उनकी जो हरकत होती हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं ऐसी नॉर्मल से अलग, कि वो पहचाना जाता है कि हाँ ये बच्चा ऑटिस्टिक है। दूसरा दर्जा होता है इसका जिसमें कुछ अलामात तो इसकी पाई जाती है, लेकिन कुछ अलामात ऐसी हैं कि वो बोलने में प्रॉब्लम उसको होती है, समझ उसकी थोड़ी बहुत होती है। और एक तीसरा ऐसा दर्जा होता है जिसमें बच्चा जो है वो समझता तो है, कुछ ना कुछ समझता तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन बोल पाता है, यानी बोल पाता है और समझता नहीं है, और एक में जो है वो समझता है लेकिन बोल नहीं पाता। तो इस तरह से मिक्स अलामत होती हैं कुछ में, उसमें कई किस्म के उसमें जो है वो रवैये होते हैं। और वालिदैन जो है वो बेचारे अपने बच्चों को लेकर मुख्तलिफ हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर्स जो हैं वो उन्हें टेस्ट करवा रहे होते हैं। MRI से उनके ब्रेन की जो है पोजीशन पता चल रही होती है कि क्या उनके ब्रेन में मसला है।
जीन्स के तौर पर वालिदैन से वजह से उन्हें मिली है बीमारी, या फिर ऐसा है कि किसी और वजह से। आमतौर पे जो वजूहात हैं उसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो आप हमल के दौरान कुछ दवाएं वगैरह ऐसी हैं कुछ खसूसी किस्म की, अगर वो खाएं तो उससे भी हो सकता है। जेनेटिक में भी आ सकता है, वालिदैन में से अगर किसी को कोई ऐसी साइकोलॉजी की प्रॉब्लम हो या साइकेट्रिक की, तो उसमें बच्चों में भी ऑटिज्म की शिकायत आ सकती है। इस तरह से ऐसा भी हो सकता है कि बाल बच्चे जो है, आपने देखा होगा कि इसमें जो बाल बच्चे ऐसे होते हैं कि जो हेल्थी होते हैं बहुत ज़्यादा, यानी वो डाउन सिंड्रोम टाइप के बच्चे भी होते हैं, मिक्स होते हैं, और वो ऑटिज्म का शिकार हो जाते हैं। बाल बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा हरकत करते हैं, यानी ऑटिज्म का शिकार बच्चा जो है वो एक जगह टिक कर नहीं बैठता। वहाँ हम यूँ कह सकते हैं कि वो हाइपर एक्टिव होता ही है। तकरीबन 75% बच्चे ऑटिज्म वाले वो हाइपर एक्टिव ही होते हैं, यानी बैठ नहीं पाते, वो टिक कर और एक जगह पर सुकून से नहीं बैठ सकते। उनके पीछे पीछे वालिदैन को या वालिदा को दौड़ना पड़ता है, खाना खिलाते हुए हरकत जारी रखनी पड़ती है, सोते में वो काफ़ी देर से सोते हैं। इस तरह से बहुत सारी बातों को, जज्बात का इज़हार नहीं कर सकते। कुछ बच्चे एक मखसूस किस्म की हरकत करते हैं जिसमें जो है वो उनके जिस्म के अज़ा हैं उनको मुख्तलिफ जगहों पर रगड़ना है, मुख्तलिफ हरकत को एक ही एक दफ़ा करना है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उन्हें जो है दूसरे बच्चों से अलग तरह से होती हैं, और वो नज़र आता है कि बच्चा बेचारा जो है इस माजूरी का शिकार है। अब इलाज की तरफ जब आते हैं तो हम देखते हैं कि दवाओं में तो इसका कोई इलाज एलोपैथी में नहीं है फ़िलहाल अभी तक। कुछ डॉक्टर उसको माइनर ट्रंकुलाइज देकर ये करते हैं कि बच्चे को स्लो कर देते हैं कि आप वो बच्चे को दवा खिलाएं तो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा भागे दौड़ेगा नहीं, लेकिन वो एक आर्जी अफाका है, यानी आप उसको दवा देते रहेंगे तो वो स्लो रहेंगे, उसके ब्रेन के फंक्शन, जैसे आपने दवा छोड़ी बच्चा वैसे ही रहेगा। तो अब ये है कि जो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बच्चे की जो है वो बोलने की सलाहियत है, या उसकी थोड़ी बहुत समझने की सलाहियत है, चीज़ों को पहचानने की सलाहियत है, या उसका जो बिहेवियर है उसमें कुछ मदद मिल सकती है। सबसे पहले जो है वो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बच्चे को जो है वो ये चीज़ें सिखाते हैं। वहाँ पर हमें आपको जैसे बोलचाल है, स्पीच, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ स्पीच थेरेपी भी इसमें बहुत हेल्प करती है। तो स्पीच थेरेपी वाले क्या करते हैं कि बच्चे को बोलने के अंदाज, उसकी आवाज़ निकालना, कुछ चीज़ें सिखाती है। वहाँ पर ऑटिज्म वाले बच्चे को हेल्प हो जाती है। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वाली है, ऑक्यूपेशनल वाले जो बच्चे को खुद मुख्तारी सिखाते हैं, यानी आप किस तरह से अपना रवैये का इजहार करें, वो उसको मुख्तलिफ किस्म के ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के टेस्ट होते हैं वो भी उनसे लेते हैं, और साथ में उनको इस तरह के कुछ उनको जो है यूँ समझ लें कि 1-1 घंटे की क्लासेस होती हैं थेरेपिस्ट की, उनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, वो दी जाती हैं। तो वो कम से कम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल तक अगर बच्चा जो है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाता रहता है तो वो बच्चा कपड़े पहनना, नहाना, खाना खाना और इस तरह के खेलना, अपनी जज्बात का इजहार करने, कुछ चीज़ उनको वहाँ सिखाई जाती हैं और वो बहुत अच्छी तरह से वो कर लेते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट उनको बोलने में हेल्प कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है, वो चीज़ है तस्वीर के ज़रिए, यानी तस्वीरें दिखा दिखा के ना बच्चों को जो है वो कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। इस इलाज को एक तरह से यूँ समझ लें कि PECS कहते हैं, जो एक मुखफ़फ़ है पिक्चर्स का, यानी पिक्चर जो है वो पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन कह सकते हैं, तस्वीरों का तबादला करके बच्चों को सिखाना कह सकते हैं एक तरह से। तो इसमें ये होता है कि बच्चे के अंदर इस बात की समझ पूरी पैदा की जाती है कि वो पिक्चर्स को देख कर किसी चीज़ को पहचानने की कोशिश करे, अपने जहन में बिठाए। तो ऑटिज़म का जो ये एक मामला है, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो इस वक्त जो है हमारे लिए काफ़ी परेशानी का बायस है वालिदैन के लिए, और वालिदैन जो है वो अच्छा डॉक्टर तलाश करते हैं, बहुत परेशान भी होते हैं। याद रखिए, ऑटिस्टिक बच्चे को बहुत ज़्यादा इधर उधर घुमाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही उनके बहुत ज़्यादा टेस्ट करवाएं। नॉर्मल से जो 2-3 टेस्ट होते हैं, जो MRI भी है, इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी का टेस्ट है, स्पीच थेरेपी का टेस्ट है, इसके अलावा आप साइकोलॉजिस्ट पर जा सकते हैं। उनका IQ लेवल जैसा होता है आपको पता ही है, कुछ ना कुछ बहुत ही कम होता है IQ लेवल, लेकिन आप उसको टिक कर बैठने में जब वो हेल्प नहीं होगी तो वो IQ टेस्ट नहीं दे सकता बच्चा। तो वो चूँकि उसकी हरकत जारी रहती है तो वो बहुत सारी बातें बता नहीं सकता, वालिदैन खुद बताते हैं। तो वालिदैन की जो हिस्ट्री होती है वो लेकर जो है साइकोलॉजिस्ट उसको आपको कुछ ना कुछ बता सकते हैं कि ये बच्चा जो है वो किस मरहले पर है, या कितने हद तक इसके अंदर जो है वो उसकी सिम्टम मौजूद हैं, कितने %, और उसको किस किस किस्म के इलाज की ज़रूरत है। ये आपको एक साइकोलॉजिस्ट भी बता सकता है, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी। फिर आप बच्चे की जो है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी को जारी रखें, स्पीच थेरेपी को जारी रखें, उसके साथ मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी, तब जाके जो है वो ऑटिज्म वाले बच्चे जो है बहुत हद तक चीज़ें सीख पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि बहुत नॉर्मल होते हैं, यानी उनमें बहुत कम सिम्टम पाए जाते हैं, वो बाकायदा स्कूल जाते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ, और कुछ उनके अपने स्कूल होते हैं वहाँ जाते हैं और पढ़ते हैं,
باقاعدہ لکھنا پڑھنا سیکھتے ہیں، بولتے ہیں، کمپیوٹر سیکھ سکتے ہیں. یعنی ایسا بھی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن سب سے اہم چیز کیا ہے کہ بہت ہی چھوٹی عمر میں، یعنی اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے بچے کا چھوٹی عمر میں کروا لیا جائے. جتنی جلدی آٹزم کا پتہ چل جاتا ہے اتنی جلدی اس کا علاج آسان ہوتا ہے. اگر آپ کئی سال تک بچے کو دکھائیں نہ، کسی کو چیک اپ ہی نہ کروائیں، اس کے ٹیسٹ ہی نہ کروائیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ پھر بڑی عمر کا ہو کر بھی آٹزم کا جو شکار رہے گا اور اس کے ساتھ جو سمٹم ہے وہ چینج نہیں ہوگی. اچھا، اب آخر میں ہم آتے ہیں ہومیوپیتھی کی طرف. آلٹرنیٹ میڈیسن میں ہومیوپیتھی میں آٹسٹک بچوں کی کچھ علامات کا بہت اچھا علاج موجود ہے. یعنی ان کی جو ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تیزی ہوتی ہے، ہومیوپیتھک دواؤں سے آٹسٹک بچوں کی تیزی کو 75% کور کر لیا جاتا ہے الحمدللہ. ہماری کلینک میں ہائپر ایکٹیو بچے آتے ہیں، ADHD بچے آتے ہیں، تو ہمیں 2 سے 3 مہینے کچھ دوائیں کھلانی ہوتی ہیں. الحمدللہ بچے بالکل سکون سے بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں اور ماں باپ کی بات سنتے ہیں. جن بچوں کو میموری کا پرابلم ہوتا ہے، سبق لکھتے وقت بھول جاتے ہیں، ADHD بچے یا ہائپر ایکٹیو، تو وہ یاد کر کر کے بیچارے جاتے ہیں اسکول، لیکن چونکہ پاکستان میں یاد کرنے کے بعد لکھنے کا ٹیسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ بیچارے بھول جاتے ہیں. ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ سے 75% بچے جو ہے وہ یاداشت کا جو بہتری کا شکار، یاداشت کی خرابی کا شکار جو بہتر ہو جاتے ہیں. ADHD بچوں کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح سے جو آٹسٹک والے بچے ہیں، آٹزم والے، ان میں بھی کچھ ایسی عادات ہیں جو بار بار ایک چیز کو دہرانا، بار بار بات کو دہرانا، بار بار ایک ہی عمل کرتے رہنا، یا ٹک کر نہ بیٹھنا، بالکل بے سکون رہنا، ہر وقت بھاگتے دوڑتے رہنا، ان سب چیزوں کو ہومیوپیتھی الحمدللہ اچھی طرح کور کر سکتی ہے اور والدین کی پریشانی کم ہو سکتی ہے. آپ چاہیں تو ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر پہلے بھی میں ایک دفعہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں، 0332 3136 427 0332 3136 427. ڈاکٹر فضل الرحمان ہومیوپیتھ، میٹرک بورڈ آفس ناظم آباد میں بیٹھتا ہوں. اور ہائپر ایکٹیو اور ADHD بچوں کو خصوصی طور پر ہمیں پاس لا سکتے ہیں. سلو لرنر بچوں کو بھی ہم علاج کرتے ہیں. اس طرح سے وہ بچے جو کہ آٹزم کا شکار ہیں، ان میں بھی کچھ سمٹمز کو کور کیا جا سکتا ہے ہومیوپیتھک دواؤں سے. تو امید ہے کہ جو ہمارا آج کا لیکچر ہے آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوا ہوگا. اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ دفعہ ہیں، پہلی دفعہ ہیں، تو ضرور اس کو سبسکرائب کیجیے. میری کوشش ہوگی کہ عام بیماریوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی ذہنی بیماریاں یا ان کی نفسیاتی پرابلمز ہیں، ان پر بھی کچھ نہ کچھ ویڈیوز آپ کو دیتا رہوں. اور ہومیوپیتھک میں جو ڈیزیز ہیں، کچھ بیماریاں ہیں، ان کے علاج کے بھی طریقے ہیں کچھ، جو وہ بھی بتاتا رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ صحت کے موضوع پر آئندہ بھی ویڈیوز آپ کو اچھی طرح ملتے رہیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی صحت عطا فرمائے، ہماری فیملی کو، ہمارے بچوں کو صحت مند رکھے، اور ہمیں خصوصی طور پر ایسے ڈاکٹر سے رابطہ رکھنے کی توفیق دے جہاں پر ہمارے بچے بھی صحت مند رہیں، ہمیں آسانی ہو، یعنی صحت کی سہولت حاصل کرنے میں ہمیں آسانی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت مند رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی بیماریوں میں جو ڈس آرڈرز ٹائپ کی ہوتی ہیں اس سے اپنے بچوں کو محفوظ رہنے کی توفیق دے. ہم دعا گو ہو سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بچہ اس کا شکار ہے تو پھر جتنی جلدی ہو سکے اس کا آپ تشخیص کروائیں تو زیادہ بہتر ہے. جتنی چھوٹی عمر میں آپ آٹزم کی تشخیص کروا لیں گے اتنا ہی بچے کو جلد سے جلد اس میں ہیلپ مل سکتی ہے اور بہت ساری چیزیں اس کی بہتر ہو سکتی ہیں. شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.